इसी टाइम पे आप लोगों को एग्जाम देना है। गर्मी अलग है, नींद अलग आएगी। हालांकि एग्जाम वाले दिन नहीं आती है, वो अलग बेटर। गुड आफ्टरनून। पहला चैप्टर कौन सा ले लें? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखो मेरी बात समझो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने देखा भी नहीं एएफएम क्लास के बाद, और पता नहीं उनको याद आएगा कि नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे थे यार एएफएम में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश कर। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट मैंने इसलिए पहले उठाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने वाला है। बोला है तो मतलब चांस है। यील्ड कर्व, यील्ड कर्व सिक्योरिटी वैल्यूएशन में है, और वो कहीं ना मिस हो जाता है क्योंकि मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हूँ तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ा दूंगा, और सिक्योरिटी वैल्यूएशन जब खत्म होने लगता है तो सोचता हूँ रिकॉर्डेड दे दूं, तो रिकॉर्डेड देता हूँ, वो होता नहीं है आपसे। तो पहले अब क्योंकि मुझे पूरा कवर करवाना तो पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, टेक्निकल भी है, और फिर जब सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ेंगे तो हमारा ये तैयार हो चुका, तो इसलिए अगला चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सुनो, टारगेट ऐसा रहेगा, पहले शुरू से लेके आखिरी तक बिना क्वेश्चन उठाए कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं। तो जब भी आपको देखना रहेगा ना, सिर्फ क्योंकि यार एग्जाम में तो टाइम नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट्स देखकर चले जाइए। तो आज की क्लास में ऐसा होगा कि पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ, याद नहीं आएगा, कोशिश करना याद करने की, सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ, और उसके बाद कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएगा, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है? क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, ऐसा बोलना अच्छा है। क्या पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, सबसे बड़ी बात यह है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, अगर मैं ऐसी बात करूं, सुनो, आपको मान लो, मैं ना बहुत ज्यादा घुस के बात नहीं करूंगा, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर। आपको लोन लेना है, अब लोन किस रेट पे ले सकते हो तो याद करो, एक था फिक्स रेट और एक था फ्लोटिंग। और फ्लोटिंग कैसे होता था, कोई बेंचमार्क रेट रहता था, सपोज पहले वाला रेट लाइबोर प्लस 2%, इस तरह से। मुझे बताओ, ये रेट तो फिक्स ही है पर इसमें तो चेंज होने वाला है, और इसमें चेंज होगा, मुझे लोन लेने वाला हूं फ्लोटिंग रेट पे, तो डर किस बात का, बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो मुझे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो और या तो मैं लोन फ्यूचर में लेने वाला हूं तो मुझे किस बात का डर, लाइबोर के बढ़ने का। तो इसको कैसे हेज करें, टारगेट बस इतना है, फ्लोटिंग रेट्स पे आप लोन ले रहे हो तो इसको हेज कैसे किया जाए, और इसको हेज करने का हमारे पास टारगेट क्या है, रिस्क ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको दिख रहा है ना। हाँ। या तो आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हो तो हेजिंग कैसे करना है, या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहे हो तो हेजिंग कैसे करना है। हेजिंग करने की कितनी मेथड्स है टोटल मिलाकर, टोटल मिलाकर 6। इसमें से एक मेथड से क्वेश्चन आने वाला है। इस बार कहां से क्वेश्चन आया था, कैप कॉलर फ्लोर। पिछले बार कहां से क्वेश्चन आया था, एफआरए कैप कॉलर फ्लोर, एफआरए कैप कॉलर, यही चल रहा है भाई। और इस बार जब मैंने वीडियो डाला था ना, तो मैंने एक बात बोला था कि इस बार क्वेश्चन इन दोनों जगह से नहीं आएगा।
मैंने बोला था कि कहां से आएगा भाई, यूरो डॉलर फ्यूचर से पक्का आने वाला है, लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं लिखना, लिख लेगा। आया कैप कॉलर फ्लोर से। अभी क्या लग रहा है अभी क्या लग रहा है, अभी फिर मुझे ऐसा लग रहा भाई प्लीज करके चले जाना। सुनो, इंस्टीट्यूट का क्या चक्कर है, जहां एक ही क्वेश्चन है ना जिस कॉन्सेप्ट में, वो उठाकर देगा। अगर देखो तो इसका एक ही क्वेश्चन है, इसका भी एक ही क्वेश्चन है, और इसका भी एक ही क्वेश्चन है। प्लीज छोड़ के मत जाना, ये तीनों टॉपिक, ऑप्शन, फ्यूचर और टी बॉन्ड फ्यूचर, इसका एक एक क्वेश्चन है। तो प्लीज कैप कॉलर फ्लोर तो हम कर ही लेंगे, पर ये वाले क्वेश्चन क्योंकि ये भूल जाओगे, 100% भूलोगे, टी बॉन्ड फ्यूचर भूल जाओगे। मैंने खत्म किया इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, अभी पूछूंगा तो सर कि पता नहीं क्या था यार, कुछ तो था पर ठीक। ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग क्लास। सर स्वैप से भी तो आ सकता है, बच्चों का कहना, देखो ये है मेजॉरिटी, सर स्वैप से आएगा क्वेश्चन। याद है 2 पार्टी होती थी, हाँ, तो धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। पहले एफआरए तो करना पड़ेगा भाई, एफआरए करे, पहला टॉपिक कर रहे हैं एफआरए। फ्लोटिंग रेट क्या होता है, एक बेंचमार्क रेट प्लस, पहले क्या चलता था, लाइबर माइबर, अभी शब्द क्या आ जाएगा, सोनिया, सोफर, एमसीएलआर, कुछ भी आ जाएगा, हम तैयार है उसके लिए, ठीक। अब हम एफआरए की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं बस सुनना चाहता हूं कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। एफआरए 3x9 का मतलब, हमको उधार कब लेना है, हमें आज उधार नहीं लेना यार, अगर आज उधार लेना होता तो टेंशन ही नहीं, हमें उधार लेना है आज से, हाँ, आज से 3 महीने बाद 6 महीने। अब यार आज का रेट तो हमको पता कि आज किस रेट पे उधार मिल जाएगा, प्रॉब्लम है 3 महीने बाद किस रेट पे उधार मिलेगा। हमें डर किस बात का, रेट बढ़ने का, रेट बढ़ने का। अब रेट बढ़ने का डर है तो कहीं ना कहीं आप इसको हेज करने का सोचोगे और किसी से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और जिससे कॉन्ट्रैक्ट करोगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है जिसका नाम क्या है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब लिखा है इस तरह से, लिखा है 6% और 8%, इसका मतलब समझा सकते हो, कोई भी बैंक 2 रेट देती है, एक कम और एक ज्यादा। कौन सा रेट बोरो के लिए, कौन सा रेट इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए 6% और बोरो के लिए 8%, ठीक है। तो इसका मतलब वही है, अगर बोरो कर रहा है तो कितने परसेंट पे, 8% पे, और इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 6% पे। पर ना इंस्टीट्यूट ने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर सकता, वो कहता है कि बाई कर रहा है एफआरए, एफआरए हम खरीद रहा है, ऐसा शब्द आएगा, आ सकता है। तो अगर हम एफआरए बाई कर रहे हैं मतलब बोरो मान के चलना, कितना परसेंट, 8%। एफआरए हम सेल कर रहे हैं मतलब बैंक को सस्ते मिलेगा, तो कितना परसेंट, 6%। सर ये बाय और सेल समझ में नहीं आया, बोरो और इन्वेस्टमेंट समझ में आया ना, चलो काम हो जाए। चलो तैयार हो, ये 0, हमें उधार कब लेना है, कितना रुपए उधार लेना है, कौन सी बैंक से, किस बात का डर, बढ़ने का। तो हम एफआरए बैंक के पास गए, हमने कहा सुनो नहीं, अगर बढ़ जाएगा तो डिफरेंस एफआरए बैंक हमको देगा। हमने बोरो करने वाले ना, तो किस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, 11%। अब सुनना ध्यान से, 11%। मान लो 3 महीने बाद रेट 13% हो जाता है, बताओ क्या सिचुएशन होगी। 3 महीने बाद जिस बैंक से मैं उधार लेने गया वहां रेट कितना हो गया, 13%। अब मुझे बताओ कि क्या सिचुएशन होगी, मुझे पिक्चर समझाओ, पिक्चर सारी की सारी। जिस बैंक से मैंने बात किया था, उधार तो लूंगा मैं यार, कितने परसेंट पे उधार लूंगा, 13, पर हमने एफआरए बुक किया था कितने पे, इसका मतलब क्या था, जो अगर बढ़ाना तो 2% डिफरेंस हमको देगा, कौन देगा, एफआरए बैंक 2% डिफरेंस दे देगा। अमाउंट निकाल सकते हो कि कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, इसको प्लीज मत देखना, अमाउंट निकाल सकते हो। 40 लाख का 2%, सर कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा सिंपल तरीके से। कितना, 40,000। कौन किसको देगा, एफआरए बैंक राम को देगा, कितना रुपए, पर यार वो देगा कहां, यहां देगा कि यहां देगा,
जिस दिन रेट पता लग गया उस दिन मुझे मिलेगा कि ये लास्ट में मिलेगा। यहां खेल था यार, यही खेल था, मालूम है मुझे यहां मिलना चाहिए कि यहां। वैसे सुनो ना यार, इस बैंक को मैं कब दूंगा इंटरेस्ट? यहां दूंगा। और एफआरए बैंक मुझे कब देगा? जिस दिन रेट पता लगा। यहां बस यही खेल है, यहां मिलेगा कि यहां मिलेगा? यहां मिलेगा। पर यहां कितना मिलेगा? पूरा 40,000 नहीं मिलेगा, 40,000 का प्रेजेंट है। बस यही खेल, कौन किसको देगा। मेरे ख्याल से याद आ गया कि फिर याद दिलाऊं और अच्छे से? सर हो गया, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो बस इसका फॉर्मूला था, फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे। बस इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू जब करोगे ना, वो कौन से वाले रेट से करना है? यहां जो इसको रेफरेंस रेट बोलते हैं, इससे करना पड़ेगा 13%। यहां जो रेट अवेलेबल होगा ना, पता लगेगा, उस रेट से आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अगर रेट, इसको बोलते हैं एफआरए बैंक पे करेगा कि नेट सेटलमेंट अमाउंट बोलते हैं इसको, सेटलमेंट अमाउंट। अच्छा, अगर रेट 8% हो गया तो हम पे करेंगे। क्या 11% से ऊपर जाएगा तो हमको डिफरेंस मिलेगा? अभी 11 से नीचे हो गया तो हम जिस बैंक से उधार ले रहे हैं उसको कितना देंगे? जिस बैंक से मैं उधार ले रहा हूं 8%, और मुझे और देना पड़ेगा। मैं किसको दूंगा? एफआरए बैंक को। कितना परसेंट? 3%। 3% निकाल लेंगे। 3% कितना आ रहा है एक बार बताना। 60,000। और उसका क्या करना पड़ेगा हमको? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से करेंगे? 8%। यही गड़बड़ करोगे आप, यही गड़बड़ हो सकती। बस खत्म एफआरए। कुछ स्पेशल था क्या? कुछ स्पेशल नहीं था। नेट सेटलमेंट किसी भी हालत में हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? चाहे रेट बढ़े चाहे कम हो। अब बस मुझे इतना बताना, इफेक्टिव रेट कैसे निकाला जाएगा, प्लीज यहां ध्यान दे देना। एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ेगा इसको? 8%। अब ये कैसे निकाला जाएगा? अगर मान लो 13% होता है, ठीक है, मुझे बताना मैं बैंक को इंटरेस्ट कितना पे करूंगा भाई? बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करूंगा अगर रेट 13% हो जाता? तो कैलकुलेटर चलाओगे। 40 लाख का कितना परसेंट? 13% डिवाइडेड बाय 2 कितना? मैंने किसको दिया? बैंक को। उधर से मुझे मिला कितना? मिला 37,559। पर ये कब देना है मुझे और ये कब मिल रहा है? तो इसको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। और इसको इन्वेस्टमेंट किस रेट से करोगे? 13%। तो यहां क्या जाएगा? 1.075। याद है ना? अच्छा 1.0, अच्छा 65 है, 13 का आधा 6.5। या फिर आप सिंपल वे में कर सकते हो। सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं। मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा बैंक को? 2,60,000। इधर से मुझे कितना डिफरेंस मिलेगा? नहीं, डिफरेंस कितना परसेंटेज मिलेगा? 2%। तो हम ऐसे कर लेंगे, 40 लाख का 2% डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना जाएगा? 40,000। तो इसमें से कितना घटा देंगे हम लोग? 40,000। सिंपल सी बात। फ्यूचर वैल्यू, सीधा फ्यूचर वैल्यू ले लेना बात। एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं जिसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो धीरे से हमको समझ में जाएगा। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। आर्बिट्रेज 2 क्वेश्चन कर रहा है। एक हम हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और एक कर रहा है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज तो भूल गए हैं, चलो याद करते हैं आर्बिट्रेज क्या होता है। सुनना बेटे, सुनना, ये खेल है, एक ही क्वेश्चन है, प्लीज देख कर जाएंगे। 1 लाख रुपया मेरे पास है। एक बैंक बोलती है 12 महीने के लिए 10% पर एनम के हिसाब से आप पैसे जमा कर सकते हैं। और एक बैंक बोल रही है कि 12 महीने के लिए तो आप जमा नहीं कर सकते, आप सिर्फ 6 महीने के लिए जमा कर सकते हो और हम आपको देंगे 12% पर एनम। मुझे कहां जमा करना चाहिए पैसा? यहां कितने, मेरा टारगेट कितना है टोटल मिलाकर? 1 साल के लिए जमा करना है। ये वाली बैंक बोल रही है कि भैया इस काम करो, आप 10% के हिसाब से जमा कर सकते हो साल भर के लिए। ये बैंक बोल रही है कि 12% के हिसाब से जमा करो, लेकिन साल भर के लिए नहीं, सिर्फ कितने महीने के लिए?
6 महीने के लिए। समस्या कहां है? इधर। कौन सी वाली समस्या है? 6 महीने बाद क्या रेट मिलेगा। तो 6 महीने बाद का अगर रेट पता लग जाए तो आप क्या डिसीजन ले सकते हो आराम से। यस, मुझे बताओ, बस इतना बता दो कि कितना पैसा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कि इधर का और इधर का दोनों का बराबर आ जाए। मतलब इधर का टोटल कितना आ रहा है? 1,10,000। तो इधर से भी आंसर कितना आ जाए? 1,10,000। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए, बस बात खत्म। लगा लो जुगाड़, टाइम दे रहा हूं। 1,10 चाहिए भैया, इधर से भी 1,10 चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या हो कि 1,10 हो जाए। एक आंसर आया 7.55%। कैसे आया मुझे नहीं मालूम। 7.55 कैसे निकाल रहे हो? इधर जाओगे तो कितना आ रहा है? 1,10,000 मानते हो? इधर तो 6 महीने के लिए, तो टोटल कितना होगा? 1,00,000। और कितना चाहिए भाई हमको? बताओ। 4,000 के लिए रेट ऑफ कितना जमा करने वाले हो इधर 6 महीने बाद? 1,06,000। तो परसेंटेज बता सकते हो यार कितना आएगा? तो कैसे जाएगा? 4,000 डिवाइडेड बाय 1,06,000 इंटू 100। पर तो 6 महीने का रेट निकला, मुझे तो पर एनम चाहिए, इंटू 12/6। आंसर कितना है? 7.5। इसका मतलब ये है कि अगर यहां मुझे 7.55 से ज्यादा मिलेगा तो इधर जमा करेंगे, और 7.55 से कम मिलेगा तो इधर जमा करेंगे। 7.55 समझ में आया? हमने फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था? बड़ा वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय छोटा वाला फैक्टर। तो कैसे करते थे? 1.10 डिवाइडेड बाय 1.06 माइनस 1 इंटू 100 इंटू 12/6। आंसर कितना आ रहा? आ गया ना अभी? भाई प्लीज ये वाला या तो ऐसे कर लो, इक्वल जैसे मैंने किया वैसे कर लो, इधर 1+r करके कर सकते हो। दूसरा बिगर फैक्टर डिवाइडेड बाय स्मॉलर फैक्टर। आंसर कितना आ रहा है? 7.55%। ठीक। अब क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन कितना मिलना चाहिए इधर, तब इधर जमा करेंगे, नहीं तो ऊपर जमा करेंगे। सुनो 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 भाई साहब, ये जो बैंक है ना, यहां मैं एफआरए बैंक से बोल रहा हूं। एफआरए बैंक मतलब मुझे 6 महीने बाद 6 महीने के लिए कितना दोगे, और इन्होंने कहा भाई आ जाना, हम आपको 10% देंगे। हो गया जुगाड़। ये 10% कब मिलने वाला है मुझे? 6 महीने बाद। कितने महीने के लिए? और 6 महीने के लिए तो यहां की बैंक दे ही रही है। तो बताओ मुझे किधर जमा करना चाहिए? ऊपर जमा करना चाहिए कि नीचे जमा करना चाहिए? बस मुझे जमा बता दो, जमा किधर करना चाहिए? नीचे। क्यों? क्योंकि ये जो आपने निकाला था ना थियोरेटिकल एफआरए, उससे ज्यादा ही तो मिल रहा है, और ज्यादा मिलने पे हमको क्या करना होता है? इन्वेस्ट। तो बताओ किधर जमा करना चाहिए? नीचे। उधार कहां से लेना चाहिए? ऊपर से। मान लो 1,00,000 रुपए आर्बिट्रेज निकाल कर बताओ। 1,00,000 रुपए इधर से उधार लेने वाले हैं, इधर इन्वेस्ट करने वाले आर्बिट्रेज। हाँ, कितना बचेगा बस उतना बता। फिर से इधर से उधार ले रहे हो, और इधर इधर किस रेट पे? 10%। 7.55 से मतलब नहीं हो तो हमने मन में निकाला। 10% पर आंसर बताओ कितना कमा लोगे? 1,10 देना है, 1,00,000 इंटू 1.06 इंटू 1.05। आंसर कितना आ गया? 1,11,300। उसमें से चुका देंगे कितना? माइनस 1,10,000। तो बोलो कितना कमा लिया? 1,300। ठीक। आर्बिट्रेज के नाम से जान निकल जाती है, ये वाला आर्बिट्रेज। अच्छा सर दूसरा लिखो ना, कुछ और लिखो, कुछ और लिखता हूं। अगर यहां रेट 6% पर एनम होता तो हमारा थियोरेटिकल, हमें कम से कम इधर से कितना चाहिए? कम से कम कितना चाहिए? 7.
और मिल कितना रहा है, इधर जमा नहीं करेंगे भाई, ऊपर जमा करेंगे। अगर ऊपर जमा करेंगे तो इधर से क्या लोगे, उधार, आर्बिट्रेज चाहिए। आठ सौ कैसे निकल रहा है, 820, 110 हमको मिलेगा, हमको देना पड़ेगा। चलो हिसाब किताब करें, 1,00,000 इंटू 1.06 इंटू 1.03 माइनस 110, 820 रुपया बच रहा है। सवाल बस ये होता, मालूम है एग्जाम में आपको क्या डिसाइड करना है, सुनो, कि इधर हमको इधर इन्वेस्टमेंट करना है कि इधर इन्वेस्टमेंट करना है, ये कैसे डिसाइड करोगे। हमारा एक थियोरेटिकल एफआरए निकाला था तो आंसर कितना आया था, 7 पॉइंट। कैसे डिसाइड करोगी कि नीचे इन्वेस्टमेंट करना है कि ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। अगर यहां रेट कम है, अगर रेट कम है तो किधर इन्वेस्टमेंट करोगे, ऊपर। अगर रेट ज्यादा है नीचे, ठीक है। मतलब थियोरेटिकल एफआरए एक्चुअल एफआरए में कंपैरिजन कर लेंगे कि हमको क्या करना है करके। सिंपल है आर्बिट्रेज भाई साहब, इसका एक ही क्वेश्चन है तो प्लीज ये भी हमको एक बार देखना पड़ेगा, टेक्निकल है, ठीक है। यही मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको मोर देन 7, ये 10% है तो क्या करना है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट इधर आ गया, अगर ये 6% है तो इन्वेस्टमेंट ऊपर आ गया, ठीक है। इससे समझ में आ जाएगा एक बार में जो मैं आपको नोट्स बनाकर। तो एफआरए खत्म हमारा, एफआरए से ज्यादा है तो इन्वेस्ट, एफआरए से कम है तो बोरो। हाँ बिल्कुल सही है, पैसे सोच। बस मुझे इतना बता दो, जब हमने एफआरए पढ़ा, सुना ध्यान से, जब एफआरए पढ़ा तो दिक्कत क्या मालूम है हमें, किस बात का डर था, रेट बढ़ने का। अगर रेट बढ़ता है तो एफआरए बैंक हमको देगा डिफरेंस कितना परसेंट, और अगर रेट कम होता है तो बस हम दे रहे हैं ना, ये दिक्कत की बात। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मजा नहीं आ रहा है। अगर रेट बढ़ रहा है तो हमको मिलना चाहिए, पर अगर रेट कम हो रहा है ना तो हम एफआरए बैंक को बाय बाय बोलते हैं, हम 8% पे बात करते हैं। बस ऐसा कुछ करने का सोच, ऐसा कुछ हो सकता है क्या मालूम है, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने ऑप्शन में। ऑप्शन, कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता था, जब रेट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हम डिफरेंस ले लेंगे और कम होगा तो लैप्स। तो ऐसे ही है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट गारंटी या इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, ठीक है। आपको देख के, पर इसके बदले में हमको कुछ देना पड़ता है आज ही, और उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, मुझे आंसर बताते जाना कैलकुलेटर चला। एक क्वेश्चन है भाई इसका, एक मात्र क्वेश्चन है, तो प्लीज इसका क्वेश्चन पक्का पक्का हमको करके जा। तैयार हो, कितने पे गारंटी है, आपने बोरो किया है, कितना बोरो करने वाले हो, 40 लाख। कब बोरो करने वाले हो, कितने महीने के लिए, और बुक कितने पे किए हो, 11%। हम ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे, जब 11 से ऊपर जाएगा, और 11 से कम होगा तो लैप्स। बदले में हमको क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम का अमाउंट बताओगे एक बार, 40 लाख का 0.1%, कितना आ गया, 4,000। तो प्रीमियम कब दिया जाएगा, आज। चलो हिसाब किताब करें, अगर रेट 13% है तो टोटल मुझे कॉस्ट कितना, अगर रेट यहां 13% हो गया, अगर रेट 13% हो गया तो बैंक वाले से मैं उधार ले रहा हूं तो बैंक को तो देना ही पड़ेगा भाई। कितना देना पड़ेगा, मतलब 2,60,000। प्रीमियम तो गया ही गया, प्रीमियम कितना गया, 4,000। प्रीमियम पे क्या हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेना पड़ेगा, कभी भी मत लेना, हमने प्रीमियम पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेते फॉरेक्स के अलावा, ठीक है। प्रीमियम भी जाएगा, लेकिन क्या अब हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, यस। कितना बढ़ गया, तो डिफरेंस हमको 2% मिल जाएगा, इसमें हमको कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालना नहीं पड़ता। तो कितना मिल गया हमको, 40,000। तो टोटल 2,60,000 गया, और हमारा कितना गया, 4,000। पर बदले में हमको 40,000 पे ऑफ मिल गया, तो उस हिसाब से मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कितना पड़ा, 2,24,000। अब आंसर देना भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना। अगर रेट 8% हो गया तो पहले मुझे बताओ बैंक वाले को कितना जाएगा, 40 लाख का 8%,
1,60 है ना, 3,60,000 सुना था गलती से। 1,60,000 बैंक वाले को गया, प्रीमियम तो जाएगा ही जाएगा, कितना गया 4,000, और ऑप्शन क्या हो गया लैप्स, तो यहां 0 आ गया, तो फाइनल मेरा जेब से कितना जा रहा है, खत्म। बस यही था इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। ठीक, टोटल कितना मेथड पढ़ना है हमको हेजिंग का, 6 में से कितना पढ़ लिया, 2। सीधा आप कह रहे हो कि सर ये जो भी सेटलमेंट हो रहा है सीधा हम लास्ट का निकाल रहे हैं कि हाँ जी, बस मन में क्वेश्चन ये आ सकता था कि सर प्रीमियम पे भी तो इंटरेस्ट जोड़ना चाहिए था। बिल्कुल सही। चले आगे। मैंने कहा ना इसके बाद मैं पूरा 6 पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर अब क्वेश्चन बनाने जाओगे ना तो क्वेश्चन तो कहेगा अभी तो बनाया है, वही चीज तो फटाफट से हो जाए, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट याद करने में टाइम लगेगा। एक खतरनाक चीज है भाई, यूरो डॉलर फ्यूचर। सर सेल्फ कर लेते तो भी हो जाता। हाँ ठीक है हो जाता, मैं समझ रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप सेल्फ ही। नहीं सॉरी, तब नहीं हो पाता, सॉरी गलत। देखो चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए भाई, प्लीज ये करके जाना, प्लीज करके जाना यूरो डॉलर फ्यूचर। खेल है इसमें, क्योंकि फ्यूचर से क्या समझते हो, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है कि ओवर द काउंटर होता है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो बस शर्त ही तो लगाना है, अगर रेट बढ़ रहा है तो कौन सा पोजीशन, बोलो पोजीशन में मजा आ रहा था, लॉन्ग और शॉर्ट। अगर रेट बढ़ रहा है तो लॉन्ग पोजीशन, अगर ऐसा लग रहा है कि रेट कम हो जाएगा तो कौन सा शॉर्ट पोजीशन। अगर मैं बोरो कर रहा हूं तो मुझे किस बात का डर, रेट बढ़ने का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे शर्त लगाना तो कौन सा पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। डिफरेंस हमको मिल जाएगा, कुछ नहीं है, जैसा एफआरए था वैसे ही है, बस एफआरए में क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू होता था, यहां सारे के सारा क्या होगा, फ्यूचर। यहां तक ठीक है। अब समस्या सुनो, यूरो जो डॉलर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पर प्राइस पर जो शर्त लगाना होता है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे शर्त नहीं लगाना होता, वो प्राइस ऑफ फ्यूचर पे, और प्राइस ऑफ फ्यूचर ऐसे निकलता 100 माइनस रेट। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो रेट है 8%, मन से बोल रहा हूं, आप चाहते हो कि 8% से ऊपर ना चला जाए, तो आप इस पे शर्त लगाओगे 8% पे, किस बात का शर्त लगाओगे, बढ़ने का, कौन सा पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। पर ना आपको ना जो प्राइस है ना यूरो डॉलर का फ्यूचर का, वो ऐसे शो होता है 100 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो बोले इस पे शर्त लगाइए ना भाई, इस पे, ये कम होने वाला है कि ज्यादा होने वाला, आपको इस पे शर्त लगाना है। अगर रेट बढ़ेगा, अगर रेट बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम, क्योंकि 100 में से 9 माइनस करो कितना आ गया 91। आपको इस पे शर्त लगाना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे शर्त नहीं लगाना। बॉन्ड का प्राइस मालूम है आपको, बॉन्ड 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 में होता क्या, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ोगे, रेट बढ़ता है, यील्ड बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस गिरता है, तो बोले आपको यील्ड पे शर्त नहीं लगाना है, रफली ऐसे ही बोल रहा हूं, आपको किस पे लगाना, बॉन्ड के प्राइस पे शर्त लगाना। तो बताओ यील्ड बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस, तो आपको कौन सा पोजीशन लेना, लॉन्ग की शॉर्ट, शॉर्ट। किसी ने क्लास में बैठा था कोई, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सर हम याद कर लेंगे, मुझे याद है अभी भी मतलब याद कैसे करोगे, सब उल्टा सोच लेंगे, क्या दिक्कत है, यूरो डॉलर फ्यूचर मतलब उल्टा ही सोचना है, बस बात करते, ठीक है। तो बस ये एक दिक्कत है कि आपको जो शर्त लगाना है वो शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट पोजीशन ही लिया, बस क्वेश्चन घुमाकर ना दे दे आपको, ठीक है सर शॉर्ट पोजीशन लेना है, बस ये कसम खा लो, आपको बॉन्ड के प्राइस पे शर्त लगाना है, रिवर्स नेचर होता है बिल्कुल, अच्छा लैंग्वेज है। तैयार हो भाई प्लीज, अगर ये एग्जाम्पल हो गया ना तो मेरा लॉटरी लग गई, फिर तैयार हो, कितना उधार लेना है, 40 लाख, उसी पे पूरा निपटा दिया मैंने 40 लाख पे, ठीक 40 लाख, कब, 3 महीने बाद, कितने पीरियड के लिए,
मैं फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊंगा, ये कौन है? स्टॉक एक्सचेंज, ये बैंक है। मैंने कहा यार स्टॉक एक्सचेंज यार 11% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बोले ठीक है शर्त लगा लो। मैंने कहा 11% से बढ़ने का शर्त लगा रहा हूं। बोले नहीं 11% पे शर्त नहीं लगा सकते आप। 100 - 11 करो कितना आ रहा है? 89 पे शर्त लगाना है। तो पहला स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉन्ग पोजीशन लेना कि शॉर्ट पोजीशन। 89 पर कौन सा पोजीशन लेने वाला? शॉर्ट। ये बढ़ेगा इसका मतलब ये गिरेगा, इस पे शर्त लगाना। तो कौन सा पोजीशन? शॉर्ट पोजीशन। तो याद रखें स्टेप नंबर, आपको स्टेप नंबर 1 में पूरे स्टेप में मैंने बांट दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। स्टेप नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा आपको? पोजीशन। और पोजीशन किस पे लिया आपने? 89 पे, गिरने का, शॉर्ट पोजीशन। अब हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने रुपए का शर्त लगा रहे हो, और कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? 50,000। शर्त तो लगाना पड़ेगा ना यार। सर 40 लाख पे शर्त लगाएंगे और 50,000 है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकते हो। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टोटल कितने पे शर्त लगा रहा हूं मैं? डिवाइडेड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 50,000। तो कॉन्ट्रैक्ट बोलो कितना? 80 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब तैयार हो? तैयार। अगर रेट, सुनना भाई सुनना, अगर रेट 13% हो जाए, रुक जाओ, रेट 13, 100 - 13 करो कितना आ रहा है? 87। तो क्या ये शॉर्ट पोजीशन है? गिरने का शर्त लगाया था, गिरने का शर्त लगाया था, तो मुझे कितना मिलेगा? 2%। बताओ 2% अमाउंट निकाल के बताओ कि स्टॉक एक्सचेंज से मुझे कितना मिलेगा। कैसे निकालोगे? 40 लाख का कितना परसेंट? 2% इंटू 3/12। 6/12 क्यों? भाई सुनो, यूरो डॉलर फ्यूचर मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा का हो ही नहीं सकता। लिखवाओ ना सर, लिखवाना क्या है? लिखा है मैक्सिमम कितने का है? 3 मंथ का। तो बताओ जरा, सोच के बताना, सोच के बताना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज समझना इसको। तो 40,000 आएगा। 40,000 नहीं आएगा ना यार, खेल तो यही है सर। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब इंटरेस्ट रेट गारंटी, FRA प्लस ऑप्शन, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, सुनो सुन लो, यहां ध्यान देना। अगर रेट 13% हो गया तो बैंक वाले को मुझे ब्याज तो देना पड़ेगा। बता सकते हो कितना ब्याज देना पड़ेगा? 2,60,000 है ना, ये तो याद हो गया होगा ना यार। तो बैंक वाले को कितना देना पड़ेगा भाई? 2,60,000। अब इधर से मुझे डिफरेंस मिल जाना चाहिए, और डिफरेंस कितना मिलना चाहिए? 40,000। डिफरेंस मिलना तो 40,000 चाहिए, तभी तो मेरा हेजिंग हो पाएगी, नहीं तो काहे की हेजिंग। पर डिफरेंस दिक्कत की बात है, 40,000 नहीं मिलेगा भाई। मालूम है डिफरेंस कितना मिलेगा? आप अगर ये कर रहे हो कि सर 80 कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कैसे कर रहे हो सर? सीधा 40 लाख इंटू कितना परसेंट? 2% इंटू 6/12 होता तो 40,000 मिलता ना, पर हो कितना रहा है? 3/12, कि मैक्सिमम जो सेटलमेंट होगा वो तो 3 ही महीने का होगा। अब करे तो क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देंगे, अमाउंट को हम डबल कर देंगे ताकि हमको 40,000 मिल जाए। इस मैटर पे बहुत सारी बात हो चुकी है, हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देंगे। हमें तो यार डिफरेंस ही तो चाहिए। तो देखो पहले नंबर पे तो पोजीशन हो गया, दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो मैंने क्या किया, टोटल कितना है? 40 लाख। पर यार मेरा टोटल ड्यूरेशन कितना है? 6 महीने। पर यूरो डॉलर फ्यूचर में मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन का शर्त लग सकता है? 3 महीने। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, अगर फॉर्मूले की बात करो तो बोरोइंग अमाउंट इनटू टोटल पीरियड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम 3 ही महीने होता है, डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स, और फिर डिवाइडेड बाय मैंने 50। तो पहला कहां कहां गड़बड़ी हो सकती है? शॉर्ट पोजीशन लेना है, और दूसरा ये वाला चीज, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड 3 ही महीने का, तो उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर टोटल पीरियड मेरा 9 महीने का रहता तो फिर कितने अमाउंट पे शर्त लगता? 40 लाख इंटू 9/3, 1,20,00,000।
यहां तक बात समझ में आई? तो उस हिसाब से अब 80 कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएंगे, कितने कॉन्ट्रैक्ट आएंगे? 160। ठीक है, दो चीजें अभी हमको समझ में आई, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं। एक तो आपको पोजीशन कौन सा लेना है, पोजीशन किस पे लेना है, रेट पर नहीं लेना होता, 100 माइनस रेट पर लेना होता, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां फोकस करना। बस एक बात याद रखना कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते समय आपको याद रखना पड़ेगा, लिख के नहीं देगा। वैसे तो इसको एक क्वेश्चन में लिख कर दिया कि मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 3 मंथ्स। ठीक है, अब चलो हिसाब किताब करें भाई। रेट कितना हो गया, 13%। तो बताओ बैंक वाले को कितना देना पड़ेगा, 2,60,000। 13 का मतलब क्या, फ्यूचर प्राइस कितना, 87। आपने शर्त कितने पे लगाया था, 89 से कितना हो गया, तो बोलो आपको कितना परसेंट मिलेगा, 2%। बताओ कितना पे ऑफ मिलेगा, गेन कितना होगा, 2%। कैसे निकालोगे, बस इतना बता दो, 2% कैसे निकालोगे? मैं ऐसा करता हूं, मैं कैसे करता हूं कि यार कितना कॉन्ट्रैक्ट था भाई, 160 इनटू कितना परसेंट, 2%। ये 2% से भी पहले, यहां टोटल एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 50,000, कितना परसेंट, इनटू पीरियड कितना, 3 महीने। 3 महीने के तो सेटलमेंट होगा उधर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। ये बात समझ में आ गई ना? यहां 3/12 क्यों लिखा है पता है, मैक्सिमम कितना है, 3 महीने का ही सेटलमेंट हो, तो मुझे कॉस्ट कितना पड़ेगा, 2,20,000। अगर रेट 8% हुआ तो देना पड़ेगा 40 लाख का 8%, कितने महीने का, बैंक से उधार लूंगा तो बैंक वाले को तो देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 40 लाख का 8%, कितने महीने का, 6 महीने। उधर तो 6 ही महीने का देना पड़ेगा, उधर का कोई दिक्कत नहीं है, उधर तो 160 देना पड़ेगा। पर रेट कितना, फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस कैसे निकलेगा, 100 माइनस 8, कितना, आपकी शर्त कितने पे लगी थी, 89 पे शर्त लगी थी ना। हाँ, कौन सा पोजीशन था आपका, शॉर्ट। रेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो डिफरेंस कितना है, 92 माइनस 89 कितना, 3%। अब मुझे मिलेगा, मैं तो लॉस है कि गेन है, ये लॉस, तो मुझे देना पड़ेगा यार फ्यूचर में, कितना रुपया देना पड़ेगा, बस इतना निकालना। तो कैसे निकालोगे वापस, 160 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 50,000 इंटू 3% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 60,000 ये भी जाएगा, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा मुझे, 2 लाख। बस इतना ही है यूरो डॉलर फ्यूचर। इसमें क्या क्या चीज है जिस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा आखिरी तक, नहीं तो भूल जाओगे। एक तो पोजीशन और दूसरा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों चीजों पे फोकस करोगे काम हो जाए। ठीक है, कितना खत्म कर दिया हमने पॉइंट, 3। कौन कौन सा, FRA, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, ये गारंटी, और तीसरा कौन सा, यूरो डॉलर फ्यूचर। चलिए अब आगे, फाइनेंशियल स्वैप। ये सब ना मालूम है कब करवा देना चाहिए था मुझे, जब चैप्टर खत्म होता है ना उसके बाद ये पूरा की पूरा करवा देना चाहिए था रिवाइज, तो जरूरत नहीं पड़ती आज। अब सब भूल गए हो और मुझे पूरा याद करवाना पड़ा, तो टाइम तो लगेगा भाई। ठीक है, और अभी तो इन लोगों का तो ये अभी अभी बड़ा है, आगे तो और बड़ा खेल होने वाला है। चलो स्वैप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शेयर मार्केट में पैसा लगाया भाई, क्या स्थिति है अभी शेयर मार्केट, खराब, कभी रेड होता है, कभी ग्रीन होता है, कभी रेड, परेशान हो गया हूं मैं उसकी अपेक्षा। अब सीरियसली मुझे ऐसा लगता है यार FD कर लेता ना भाई, कुछ तो मिलता। अभी तो मार्केट में, अब बताओ क्या करूं, सलाह दो मुझे। बेच दूं शेयर, बेचूंगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बहुत चक्कर है यार बेचने में। तो ना मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, मेरा पोर्टफोलियो कितने का है, 5 लाख। यार मैं सोच रहा हूं FD करता तो मुझे 6% तो मिलता, तो मैं बेचने की अपेक्षा ना
किसी पार्टी से स्वैप करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उससे कह रहा हूं, और किसी को लग रहा होगा कि आप मार्केट बढ़ेगा, मैंने कहा आओ ना स्वैप करते बैंक के साथ। मैंने कहा सुनो भाई, आपको लग रहा है ना कि शेयर मार्केट बढ़ेगा, तो उससे जितना भी रिटर्न आएगा साल भर का वो मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे 6 दे देना, बस बात। मुझे फायदा, इसको फायदा कब होगा? जितना भी पोर्टफोलियो का परसेंटेज में रिटर्न आएगा मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे दे देना, 6% दे देना, बात खत्म। इस भाई साहब को फायदा कब होगा? जब शेयर मार्केट बढ़ेगा। अगर शेयर मार्केट 8% हुआ तो मैं इसको कितना दूंगा? 8, ये मुझे कितना देगा? 6। तो डिफरेंस बोलो ना यार, मैं 8 दूंगा 6 लूंगा, अजीब सी बात है। नेट 2%, कौन किसको देगा? आप मतलब राम, ठीक है, राम किसको देगा? इस पार्टी को, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं है, तो इसी को स्वैप बोलते हैं। बेचने की अपेक्षा पैसा कम कर लीजिए। तो इसमें करना क्या है, अगर देखोगे तो वो भाई साहब ऐसे दे देगा 4 साल, ये आज का सेंसेक्स, ये 3 साल है, तैयार हो? और वो बताएगा कि सेंसेक्स कितना है भाई? 80,000, और बोलेगा कि 1 साल बाद सेंसेक्स हो गया 84,000। तो बताओ जितना इक्विटी किस रेशियो में बढ़ रहा है? सेंसेक्स के रेशियो में बढ़ रहा है, मान के चलो। तो बता सकते हो कितने % की बढ़त हुई? 5, मतलब 5% रिटर्न है। बताओ कौन किसको पैसे देगा? यहां बैंक लिख देता हूं। हम इसको कितना देंगे? जितना कमाया हमने, कितना कमाया हम, कितना देंगे? 5। उधर से कितना मिलेगा? कौन किसको देगा? बैंक देगा राम को। कितना %? 1%। 1% कितना आता है? 5,000 अमाउंट में निकल। अब अगले साल सेंसेक्स ये हो गया, किससे कंपैरिजन करोगे? पिछले वाले से। यहां तो कितना % हो गया? 8%। यहां लिख रहा हूं मैं 8%। अब कौन किसको देगा? राम देगा किसको? बैंक को। कितना %? 2%। अमाउंट निकाल लेंगे। मुद्दे की बात अब समझना भाई, अब यहां खेल है प्लीज। अगली बार सेंसेक्स कम हो गया, और कम हो गया तो अब इससे जो रिटर्न है वो है -2%। मेरा लॉस हो गया -2%, ठीक। यहां कितना आ रहा? माइनस। अब बताओ कौन किसको देगा? बैंक राम को देगा। कितना? 8%। मुझे तो 6% की कमाई चाहिए थी भैया, तो अगर मेरा जो लॉस है उसका भी कंपनसेशन में सामने वाले से। तो अब इस कंडीशन में, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं फंसे थे हम लोग। ये क्यों लिखा हूं मैंने, क्यों लिखा एग्जाम्पल में? क्योंकि यहां फंस गए थे हम लोग। हम माइनस थोड़ी देंगे, अजीब अजीब सी बातें होने लगी थी। मेरा पोर्टफोलियो का जो लॉस है वो तो मुझे मिलेगा ही, साथ में मेरा 6%, मतलब मैं उधर कंपनसेट करने के बाद मेरे पास 6% जेब में आना चाहिए, ठीक है। जैसे इक्विटी स्वैप, इसको इक्विटी स्वैप बोलते हैं। स्वैप में कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल है, ठीक है। ऐसे एक था प्लेन वनीला स्वैप, कुछ नहीं है। एक रेट क्या होता है? फिक्स, और एक क्या होता है? फ्लोटिंग। बस मैं फिक्स दूंगा, फ्लोटिंग लूंगा, ये बताएगा क्वेश्चन। बस शब्द में फंस गए थे हम, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिखकर। मुझे क्या मिलने वाला है? लाइबोर। मैं क्या देने वाला हूं? फिक्स। अब यार रेट ऐसे दिया रहता है 8%, 10%। ये रेट जिसका लिखा रहता है ना, ये रेट कौन सा लिखा रहता है? फिक्स्ड। ये रेट कौन सा है? फिक्स्ड। बस मुझे पहचान लिया ना तो मजा आ जाएगा। तैयार हो आप लोग? अगर मुझे लाइबोर मिल रहा है तो मुझे फिक्स देना पड़ेगा। बताओ 8% की 10%? अगर मुझे देना है तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। अगर मुझे फिक्स मिलेगा तो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? फिक्स मिलेगा तो कम, फिक्स देना पड़ेगा तो ज्यादा। शब्द देखना, यहां शब्द क्या लिखा है? बाई स्वैप। ये आया था क्वेश्चन, बना नहीं था, फंस गए थे। बाई स्वैप, स्वैप को मैंने खरीदा। बाई स्वैप का मतलब बताओ? 8% की 10%? बाई स्वैप का मतलब 8% की 10%? अगर क्वेश्चन में ना, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा स्लो ले जा रहा हूं। यहां हमको दिक्कत हुई थी। सुनो मेरी बात, ऐसा लिखा था, यहां राम, यहां बैंक, 10%, 8%, 10% फिक्स, और शब्द लिखा था बाई स्वैप। तो पूछ रहा था बताओ कौन किसको क्या देगा। बस ये था क्वेश्चन, सिर्फ यही शब्द लिखे हुए, बाई स्वैप।
हमने स्वैप खरीदा, कौन किसको क्या देगा ये सवाल था, बस इसलिए फंस गए थे हम लोग। हमारे पास क्या आएगा, लाइबोर, और हमको देना कितना पड़ेगा, बाय स्वैप का मतलब लाइबोर आएगा, सेल स्वैप का मतलब लाइबोर जाएगा, आपको उसी हिसाब से। या फिर खरीदना बेचना आपको पता है ना, अगर हमने खरीदा तो बैंक बेचेगा कितने में, 10, और बैंक हमसे, हम बैंक को कितने, 8%, ये आपको समझना पड़ेगा। बाई सेल, बाई स्वैप और सेल स्वैप। बाई का मतलब मैंने और एक शब्द बोला था, बाई का मतलब क्या होता था, बोरोइंग, ये भी शब्द बोला था। बोरिंग किस रेट से, तो बोरिंग फिक्स रेट। सेल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ये शब्द आपको कहीं ना कहीं कंसीडर करना। हाँ सर, वेरिएबल होता है, उस हिसाब से हम कंसीडर कर लेंगे। हाँ, आप अपने हिसाब से, जैसे वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं इस मैटर पे आराम से और बात, ठीक है। ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, इस पे तो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। पहला कौन सा स्वैप बोला मैंने, इक्विटी। दूसरा क्या बोला, फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग। ये भी फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर ये किस पे होता है, माइबॉर, डेली कंपाउंडिंग होता है। डेली कंपाउंडिंग, संडे की छुट्टी होती है, अगर संडे की छुट्टी होती है तो सैटरडे को ही आप 2 दिन का रेट ले लेते हैं। ये मुझे आपको क्वेश्चन के साथ समझाना पड़ेगा, तो यहाँ बहुत सारी बातें लिखने की, हालांकि सैटरडे वैटरडे के विषय में लिख लिया हूं, वो बाद में काम है। इस पे एक क्वेश्चन करें। हाँ जी, कुछ बच्चों का कहना सर इधर से आने वाला है 2 पार्ट, यहीं से आने वाला, क्योंकि बहुत दिनों से पूछा नहीं। तैयार हो, भाई इसको इसको भी करना पड़ेगा अच्छे से। एक क्वेश्चन इसका भी बनता है, क्या क्या बोला, एक यूरो डॉलर फ्यूचर और एक इसका। सर प्लेन वैनिला स्वैप एक बार और बता दीजिए। हाँ जी बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन के साथ साथ बता दूं। अब इसको अच्छे से समझ लो, पहली मेरी बात समझना। तैयार हो, क्वेश्चन में क्या देगा क्या नहीं देगा वो सारी चीजें मैं समझा। एक बात बताओ, ए लिमिटेड भी उधार ले सकता है, बी लिमिटेड भी उधार ले सकता है, दोनों उधार ले सकते हैं। इसको फिक्स रेट पे, किस रेट पे उधार मिल रहा है, 10, इसको किस रेट पे, 12। अगर फ्लोटिंग पे जाओ तो इसको लाइबोर +1 और इसको लाइबोर +4। कौन सी पार्टी फायदे में दिख रही है, ए लिमिटेड की बी लिमिटेड। अगर उधार लेने की बात है, ए लिमिटेड किसमें फायदा है, दोनों में, दोनों में फायदा। इसको बोला जाता है, आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, इसको क्या बोलते थे आप, एब्सोल्यूट एडवांटेज। दोनों में फायदा है, फिक्स में भी फायदा है और फ्लोटिंग में भी फायदा है। फिक्स में कितने का फायदा दिख रहा है और फ्लोटिंग में कितने का, तो ए लिमिटेड आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है इन दोनों का। फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग में कंपैरेटिव किसमें ज्यादा एडवांटेज है, फ्लोटिंग में कि फिक्स में कि फ्लोटिंग में, फ्लोटिंग में, फ्लोटिंग में एडवांटेज है। तो इसको किस रेट से उधार लेना चाहिए, ए लिमिटेड को, फ्लोटिंग। पहला रटवा रहा हूं, भले आप इसको रट लो। पहले नंबर पे आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देगा। वो चेक करेगा कि कहीं एब्सोल्यूट लिखा है कि नहीं, कंपैरेटिव लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ए लिमिटेड को फिक्स में भी फायदा है और फ्लोटिंग में भी फायदा है। कौन सा एडवांटेज है, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज। पर कंपैरेटिव किसमें एडवांटेज है, फ्लोटिंग। यहां तक लिख लिया। पर किस रेट से उधार लेना चाहिए, फ्लोटिंग। पर होगा क्या मालूम है, ए लिमिटेड अगर फ्लोटिंग से ही उधार लेगा तो स्वैप ही नहीं हो सकता। ए लिमिटेड कभी भी, इसको फायदा फ्लोटिंग पे है, पर फ्लोटिंग से उधार नहीं लेगा। ये किससे उधार लेगा, फिक्स, और ये अपोजिट, ठीक है। ए लिमिट तब भी स्वैप हो सकता, ये लिख कर देगा क्वेश्चन में कि ये फिक्स के हिसाब से उधार लेना चाहता और ये फ्लोटिंग के हिसाब से, और उसके हिसाब से फिर हम स्टार लगा देते। तो मैंने स्टार लगा कर आ गया, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपको एडवांटेज लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में। मैंने प्रॉपर स्टेप बना दिया हूं, हर कॉन्सेप्ट का स्टेप बना दिया हूं, तो टेंशन ही खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपको इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा, तैयार हो, मुझे बताओ
फिक्स में कितने का फायदा है? 2%। फ्लोटिंग में कितने का फायदा है? तो किसके हिसाब से उधार लेना चाहिए था इसको? 3%। मतलब फायदा किसमें है? फ्लोटिंग में। तो फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन ही मैं करवा रहा हूं। डिफरेंस इन फ्लोटिंग माइनस डिफरेंस इन फिक्स्ड, कितने परसेंट का गेन दिखाई दे रहा है आपको? 3% माइनस 2%, कितना परसेंट? 1%। इस तरह से आप काम करोगे। सबसे पहले सर फ्लोटिंग ही क्यों लिखा, फिक्स क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह मैं बता देता हूं, क्योंकि इसको फ्लोटिंग में ही फायदा सबसे पहले दिखाई दे रहा। तो डिफरेंस इन फ्लोटिंग माइनस डिफरेंस इन फिक्स, तो बोलो कितना परसेंट? 1%। और जो स्वैप करवाता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएरी, उसको कमीशन भी जाता है। तो टोटल मिलाकर गेन कितने का हो रहा है? 1%। उसमें से कमीशन घटा देना कितना? 0.5%। तो बचा कितना आपका? 0.5%। और 0.5% ये दोनों लोग शेयर कर लेते, कुछ लिखा है तो ठीक, नहीं तो कितना? आधा आधा। तो फिर इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालते? सुना, डिजायर्ड बोरिंग माइनस शेयर इन नेट गेन। डिजायर्ड बोरिंग मतलब ये कितने परसेंट पे चाह रहा था? 10। तो मैंने क्या लिखा? 10। और इसका आधा गेन ये शेयर करेगा, इसका आधा गेन ये शेयर करेगा, 0.25। तो 10 में से 0.25 घटा दिया तो इधर कितना बचा? और ये लाइबोर प्लस 4 था, माइनस 0.25, तो लाइबोर प्लस 3.7। गड़बड़ हो गया? 9.75। नोट्स में सुधार लेना। चलो एक बार रट ले क्या? हाँ सर, रटना पड़ेगा, ये मैं कहानी वानी नहीं समझा सकता। पहले नंबर पे आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज। दूसरे नंबर पे क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव। इफेक्टिव कैसे निकालोगे? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस इन फ्लोटिंग माइनस डिफरेंस इन फिक्स्ड, जो भी आया उसमें क्या घटाओगे? इंटरमीडिएरी कमीशन। जो भी बचा वो क्या बचा? नेट गेन। और उसको किस में से माइनस करोगे? जो भी आपका डिजायर्ड बोरिंग था उसमें से माइनस कर देना, ये इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद ये डिजाइन बनाना पड़ेगा, ये डिजाइन बनाना ही पड़ेगा आपको। अब डिजाइन कैसे बनेगा मैं आपको समझा देता हूं। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। वैसे ये किसके हिसाब से उधार लेना चाहता था? 10। हम इससे कहेंगे 10 के हिसाब से उधार मत लो भाई, इसके हिसाब से उधार हम बोल रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। ये किसके हिसाब से उधार लेना चाहता था? लाइबोर प्लस 4। हम कहेंगे इसके हिसाब से मत लीजिए, इसका अपोजिट बोरिंग करवा देंगे। ठीक है, 1 साल बाद इस भाई साहब को इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक वाले को, कितना? इसके हिसाब से, किसके हिसाब से? हमने इसको 10 के लिए मना कर दिया, आप इसे, तो इसको किस रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? लाइबोर प्लस 1 इंटरेस्ट जाएगा, और इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 12। जितना जा रहा है इधर से ले आइए, लाइबोर प्लस 1। जो गया वो इधर इंटरमीडिएरी ने यही कहा ना भाई, सीए साहब ने आपको कितना इंटरेस्ट देना, बोले लाइबोर प्लस 1, बोले हमसे ले जाइए लाइबोर प्लस 1, टेंशन खत्म आपका। इसको कितना देना बाहर? सीए साहब इसको 12% दे देगा, बात खत्म। अब इन दोनों का तो कॉस्ट खत्म हो गया। बोले आपका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना आ रहा था? 9 पॉइंट। तो बोले आप हमको दे देना इंक्लूडिंग कमीशन 9.75, और ये इंक्लूडिंग कमीशन कितना देगा? लाइबोर प्लस 3.75%, बात खत्म, इंक्लूडिंग कमीशन। मतलब यहां क्या लिखना है आपको? आंसर, जो भी आपका आंसर आया ना ये यहां लिखना है, ठीक है? फटाफट से, मतलब कमीशन अलग से दिखा दो, मैं इंक्लूडिंग कमीशन बोल रहा हूं। तैयार हो? ठीक है, फटाफट से आंसर देना, मुझे बोल के बताना। ए लिमिटेड, लैंग्वेज चाहिए। ए लिमिटेड इंटरेस्ट पेड टू बैंक कितना? लाइबोर प्लस 1, रिसीव्ड फ्रॉम इंटरमीडिएरी, लाइबोर प्लस पेड टू इंटरमीडिएरी 9.7। अच्छा, बी लिमिटेड के लिए इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 12, रिसीव्ड फ्रॉम इंटरमीडिएरी 12, पेड टू इंटरमीडिएरी, लाइबोर प्लस 3.7। बस ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। हाँ, ये टोटल गेन कितना आया था? 0.5%।
और 0.5 का आधा गेन ये रख लेगा और आधा गेन ये रख लेगा, आधा आधा बांट। ठीक है, इसको मैंने दूसरे तरीके से भी करवाया हूं, बहुत सारे तरीके से करवाया हूं, इसको फाइनल समझिए इसी के थ्रू करने वाला। ठीक है जी, इस पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बनाएंगे इसमें तो एक्सपर्ट। लास्ट, तो पहले हम स्वैप पे ही क्वेश्चन बना लेंगे कि यार थोड़ा और माइंड में सेट हो जाएगा। वही थोड़ा पॉइंट है जिसपे हमको मेहनत करना पड़ा। आपके चेहरों से मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा और डिटेल में जाओ इसमें, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक, बाकी अब ये समझने की कोशिश, ये समझ लेते, कॉन्सेप्ट खत्म करते, फिर जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चन थोड़े से गहराई से चलेंगे। कॉल ऑप्शन मतलब बढ़ने पे, और गिरने पे कौन सा ऑप्शन? पुट ऑप्शन। तो बस वैसे ही है यहां, एक्चुअल में यूरो डॉलर फ्यूचर टाइप का नहीं है कि 100 माइनस रेट पे आपको शर्त लगाना है, यहां रेट पर ही शर्त लगाना। कैप कब खरीदोगे? कैप का मतलब होता है कॉल ऑप्शन, कैप कॉल। तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है तो आप कौन सा क्या खरीदोगे? कैप। फ्लोर कब खरीदोगे? जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किस बात का डर? गिरने का। तो कौन सा ऑप्शन खरीदोगे? पुट ऑप्शन। पुट एक्सरसाइज कर लेंगे। कॉलर क्या होता है? यही एक बचा हुआ बस, कॉलर एक स्ट्रेटेजी है। देखो मैंने उधार लेना है, किस बात का डर? बढ़ने का। तो मैंने कहा यार मैं कैप खरीद लेता हूं, 8% पे मैंने कैप खरीदा, 8% पे कैप खरीदा। क्या सोच के कैप खरीदा होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से बढ़ जाएगा, बदले में मुझे कुछ देना पड़ता है, प्रीमियम। ठीक है, मैंने कहा चल जाएगा। अब मैंने कहा यार बढ़ेगा ही रेट, गिरेगा थोड़ी नहीं यार, तभी तो मैंने कैप खरीदा। तो मैंने कहा यार मैं प्रीमियम की रिकवरी कर लेता हूं, और मैंने किसी को बेच दिया फ्लोर। बेचा मतलब सामने वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। अब ध्यान से ना, ये काम की चीज है भाई, इसके बिना काम नहीं हो सकता। मैंने कैप कितने पे खरीदा? 8%। मैं कैप कब एक्सरसाइज करूंगा? 8 से। बदले में क्या जा रहा मेरा? प्रीमियम गया। अब मैंने कहा जब यार रेट बढ़ने ही वाला है तो क्यों ना एक स्ट्रेटजी करते हैं कि यार हम प्रीमियम सामने वाले से रिकवर कर लेते। तो मैंने सामने वाले को कहा कि भैया एक काम करो, अगर रेट 4% से नीचे जाएगा ना तो आप फ्लोर एक्सरसाइज कर लेना, मैं दे दूंगा आपको डिफरेंस, पर बदले में आप मुझे क्या दे देना? प्रीमियम। मेरे पास क्या आ गया? प्रीमियम। ठीक, सामने वाला फ्लोर कब एक्सरसाइज करेगा? 4 से नीचे। कैप कब एक्सरसाइज करूंगा मैं? प्रीमियम मेरे पास से गया भी, मेरे पास आया भी। नेट देख लेंगे, कुछ प्रीमियम लगेगा तो जनरली वो 0 कर देता है। ठीक, अब बताना क्या एक्सरसाइज होगा। अगर रेट 11% हुआ तो ऐसे नहीं, प्यार से, मुझे बैंक वाले को कितना देना पड़ेगा? 11%। 11% तो बैंक वाले को देना पड़ेगा ना। क्या कैप एक्सरसाइज हो जाएगा? यस, मुझे उधर से मिल जाएगा डिफरेंस। कितना परसेंट? 3%। क्या फ्लोर सामने वाला एक्सरसाइज करेगा? लेफ्ट। तैयार हो? रेट 3% हो गया तो बैंक वाले को ब्याज कितना देना पड़ेगा? 3%। क्या कैप एक्सरसाइज होगा? कैप। क्या सामने वाला फ्लोर एक्सरसाइज कर लेगा? यस, तो मुझे सामने वाले को भी देना पड़ेगा कितना परसेंट? 1%। रेट 6% हो गया तो बैंक को 6%, 6 प्लस कुछ होगा लाइबर, 6% मान लो। क्या कैप एक्सरसाइज होगा? क्या फ्लोर एक्सरसाइज होगा? नहीं, बात खत्म। यही तो आया था क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में। पर अगर प्रीमियम ना लमसम में पेमेंट होता, बात समझने की कोशिश करना, आप खेल है, आप इसको कैप होता क्या समझना। आपको लग रहा है कि मान लो हर 6 महीने में इंटरेस्ट देने वाले हो, तो आप एक ही बार शर्त लगाते हो, और करीब आपने 2 साल के लिए शर्त लगा लिया कि यहां का भी डिफरेंस, यहां का भी डिफरेंस मिलेगा या देना पड़ेगा, मिलेगा या ये सब। कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? आज। कितने पीरियड के लिए हो गया टोटल? 4 बार। एक बार यहां का पे ऑफ, एक बार यहां का पे ऑफ, या तो मिलेगा या तो देना पड़ेगा। इस तरह से मैंने पूरे 4 साल के लिए शर्त लगा लिया। हर बार शर्त नहीं लगाना होता, एक ही बार शर्त लगाइए,
एक ही बार प्रीमियम दीजिए और 4 बार का टेंशन खत्म। तो प्रीमियम कब देना पड़ेगा? क्या मुझे हर बार देना पड़ेगा कि एक ही बार देना पड़ेगा? एक ही बार, जनरली एक ही बार। अब क्वेश्चन में बोलेगा पर एनम तो अलग बात है। अगर एक ही बार प्रीमियम देंगे तो मुझे बताओ नेट पे ऑफ निकालते थे ना यार अपन लोग, कैसे निकालते थे नेट पे ऑफ? पता है आपको? ग्रॉस पे ऑफ माइनस क्या करते थे? प्रीमियम, तो क्या आ जाता था? नेट पे ऑफ। अब सवाल ये है, अगर मैंने कहा कि यहां का मैंने ग्रॉस पे ऑफ निकाला कि उस दिन मेरा कितना डिफरेंस मिलेगा, कितना डिफरेंस मिलेगा वो आपने निकाल लिया। सवाल है अगर प्रीमियम देना पड़ा तो एक साथ चारों पीरियड का तो मैंने दे दिया, और मैंने टोटल मिलाकर प्रीमियम कितना दिया? 4 पीरियड का 40,000 मान लो। ये 40,000 इसका है, किसका है, किसका है, किसका, कि सबका? सबका है। तो भाई जब नेट पे ऑफ निकालूंगा तो यहां कितना माइनस करूं? 40,000 माइनस करना चाहिए, कि 20,000, कि 10,000, कि 30,000। ये 40,000 कब का है? आज दे रहा हूं, पर टोटल मिलाकर कितने बार इसका? 1, 2, 3, 4 पीरियड का दे रहा हूं, तो यार मुझे माइनस तो करना पड़ेगा प्रीमियम। वहां अगर लमसम प्रीमियम है तो फिर उसको एमोटाइज करना पड़ेगा, और एमोटाइज कैसे करना वो मैं आपको समझा। ठीक है, यहां वैसे डिवाइडेड बाय क्या करते हैं आप? 4। 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो हर साल का कितना कितना आ गया? 10,000। पर डिवाइडेड बाय 4 की जगह मैंने क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्ट। ठीक है, इस मुद्दे पे बात करना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ। एक बार देख ले क्या क्या पढ़ा। बड़ा चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर है, जानबूझ के टेक्निकल चैप्टर उठाए। पहले क्या पढ़ा अभी? एफआरए। एफआरए में कोई समस्या है कि किसी टाइप की? मेरे ख्याल से नहीं थी, एफआरए तो समझ में आ गया। उसके बाद आगे चले, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस प्रीमियम था, या तो ऑप्शन लैप्स होता था या तो एक्सरसाइज। कि यूरो डॉलर फ्यूचर, उसको भी झेल गए थे आप लोग। उसमें 2 चीजें था, एक तो पोजीशन और दूसरा क्या था हमारा? कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वो भी फंसे कहां आप? इक्विटी स्वैप और वो प्लेन वनीला स्वैप, वो तो जैसे कहां फंस रहे हो? 2 पार्टी स्वैप। अगर 2 पार्टी स्वैप अगर मैं कहता हूं अभी कॉन्सेप्ट में ना घुसे तो 2 थियोरी कौन कौन सी? एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज, ये लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव कॉस्ट। वो कैसे निकालते थे? डिफरेंस इन फ्लोटिंग माइनस डिफरेंस इन फिक्स, अभी ऐसा बोल लेते। जो भी आया उसमें से क्या माइनस करोगे? कमीशन। तो वो जो बचा उसको क्या बोलेंगे हम? गेन, नेट गेन। और इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो डिजायर्ड बोरिंग है उसमें से माइनस क्या कर देंगे? शेयर इन नेट गेन। वो डिजाइन की बात रुक के करते। लास्ट, टी बॉन्ड फ्यूचर चीपेस्ट टू डिलीवर। यहां से एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने की उम्मीद है बस, और हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट खत्म हो जाए। बाकी लोग अपनी कॉपी में देख रहे होंगे, तो भाई पहले बॉन्ड्स पढ़ाऊंगा तभी तो ये समझ में आएगा, तो आपकी कॉपी में बॉन्ड्स के साथ में होगा। ठीक है, पर अभी तो मुझे यहां खत्म करवाना पड़ेगा। अब ऐसे ही खत्म करवाता हूं जो एग्जाम्पल दिया था, नहीं तो वो याद ही नहीं आएगा कि क्या था। सुनो सुनो मेरी बात, इन्हीं को एग्जाम्पल दिया था अभी वाली बैच में। सिर्फ आंसर देना, कॉन्सेप्ट समझना, सिंपल सी बात है। गोल्ड का रेट अभी क्या चल रहा है? 1,50, 1,50,000। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है? कम होने वाला है ना यार। तो सौरभ आप सुनो 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 सुनो, 1,50,000 है, फ्यूचर में कम होने वाला। आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में कम होने वाला, आपको लग रहा है कि कम हो जाएगा गोल्ड, 1,30,000 हो जाएगा। मान लो 1,30,000, ऐसा होगा नहीं, 1,30,000 3 महीने बाद। तो मैं कहता हूं भैया एक काम करो ना, 1,00,000 कम हो जाएगा ना, तो एक काम करो, मैं आपसे गोल्ड 1,45,000 में ले लूंगा 3 महीने बाद। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो जाओगे? आराम से सुनना, फ्यूचर में कितने होने वाला है रेट, और मैं आपसे कितने में लेने को तैयार हूं? 1,45। चलो यार 1,50, दुखी हो रहे हो? 1,50, ठीक, और 1 0 बढ़ा दी, 1,50,000 में मैं आपसे गोल्ड ले लूंगा। ठीक,
और आपको कितने का मिलेगा? 31। और कुछ नहीं करना, आपको डिलीवर करना है मुझे गोल्ड, बात खत्म। और मार्केट से, आपके पास गोल्ड है कि अभी नहीं है? कहां से खरीदोगे? मार्केट से। और कितने में बेच दोगे? 1.50। 1.50 को मैं कौन सा प्राइस बोल दूं? फ्यूचर प्राइस। दैट्स इट। 3 महीने बाद मार्केट में जाओगे, गोल्ड खरीदोगे और गोल्ड लाके मुझे डिलीवर करोगे। कितने में गोल्ड मिल जाएगा आपको? आपको 90,000 रुपए में गोल्ड मिल गए। कौन सा 18 कैरेट की बात हो रही थी? वो कहां लिखा था? 22 कैरेट तो मैंने बोला ही नहीं। देखो कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। सुनो ना भाई, तो क्या आप मुझे 18 कैरेट डिलीवर कर सकते हो? हाँ, आजकल तो 8 कैरेट भी मिल रहा है। तो सवाल बस ये है, कहीं आप मुझे ऐसी एसिड जिसकी क्वालिटी खराब है, ऐसी एसिड डिलीवर करोगे तो फिर भैया मैं आपको 1.50 नहीं दूंगा। फिर इसमें मैं कुछ एडजस्टमेंट करूंगा जिसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। और फिर मैं आपको, मैंने कहा भैया ऐसा है कि अब दूंगा मैं आपको 0.75। अगर आप खराब वाला क्वालिटी दूंगा तो मैं पैसा भी उतना वैसे नहीं दूंगा। सर ये कन्वर्जन फैक्टर कहां से आएगा? बेटे ये आरबीआई बताएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? अब समझना कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आपके पास है बॉन्ड्स, ठीक? बहुत सारे बॉन्ड्स रखे, जनरली बैंक का होता है, बॉन्ड्स रखे हुए बहुत सारे। अब यार आपको मालूम है फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ये तो आपको याद करना पड़ेगा यार। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा। आपको किस बात का डर? बॉन्ड का प्राइस गिरना चाहे तो आप क्या करोगे? आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि इस बॉन्ड का कूपन क्या है? कूपन है मान लो 7.5% कूपन है, और आपने कहा कि यार सर हम आपको 1,000 रुपए में दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। आपके पास बॉन्ड्स बहुत सारे रखे हुए हैं, आपको उसको बेचना नहीं है, आप वो रखे रहने दो, पर आपको मालूम है फ्यूचर में बॉन्ड्स का प्राइस क्या होगा? गिरेगा। मैंने कहा आप मुझे बॉन्ड्स मार्केट से खरीद के कितने में दे दोगे? 1,000। बात हो गई। ठीक 3 महीने बाद आप बॉन्ड्स खरीदने गए मार्केट में खरीदने जाओगे और मार्केट में आपको 6% वाला बॉन्ड मिल रहा है, और मालूम कितने में मिल गया आपको? 800 रुपए में। कितने परसेंटेज वाली बात हुई थी? 7.5% कूपन वाला बॉन्ड्स देने वाले थे, पर मार्केट में 7.5% वाला अवेलेबल नहीं था, तो अब कोई भी बॉन्ड्स खरीदोगे। और एक बॉन्ड था जिसका कूपन 9% था, पर वो कितने में मिल रहा था? 1100, ज्यादा में मिलेगा। अब आप आए, आप कौन सा वाला बॉन्ड खरीद के डिलीवर करोगे मुझे? ये वाला? सब समझदार है। ये वाला? पर मैं भी समझदार हूं। मैंने कहा ऐसा? फिर मैं आपको 1,000 नहीं दूंगा भाई, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? कन्वर्जन फैक्टर। वो दिया रहेगा क्वेश्चन। और फिर आपको बहुत सारे बॉन्ड्स रहेंगे, देखना पड़ेगा किसमें गेन हो रहा है, किसमें आपको लॉस हो रहा है, और जिसमें सबसे ज्यादा गेन होगा उसको कहेंगे चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड्स। क्वेश्चन के साथ में सारी चीजें समझाऊंगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हम आपको बॉन्ड बेच देंगे। किस पे? कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, जो भी कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस होगा उस पर बेच देंगे। और हम ये बॉन्ड कहां से खरीदेंगे? मार्केट से, जो भी मार्केट प्राइस होगी। पर डिलीवरेबल बॉन्ड अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर हम फ्यूचर प्राइस को एडजस्टेड किससे करेंगे? कन्वर्जन फैक्टर से। ठीक? कैसे निकालोगे गेन या लॉस? जो आप मुझे देगो, फ्यूचर प्राइस जिस पे बात हुई थी, कितने पे बात हुई थी? 1,000। तो फिर बॉन्ड्स के हिसाब से मैं यहां कन्वर्जन फैक्टर लिखूंगा, इतना पैसा मुझे आएगा। आपकी बात करो, आपकी। आपको मैं 1,000 नहीं दूंगा, 1,000 से कम भी दे सकता हूं, ज्यादा भी दे सकता हूं। और आप जो बॉन्ड है वो तो मार्केट से खरीद के दे रहे हो ना, तो ये पैसा जाएगा आपका। यहां की बात, आप ये वाला बॉन्ड दे रहे हो, कितने में खरीदोगे मार्केट से? तो आपकी जेब से कितना गया? और मैं देने वाला हूं 1,000 इंटू कन्वर्जन फैक्टर मान लो 0.90, तो मैं आपको कितना देने वाला हूं? 900। तो आपको गेन कितने का हो गया? 100। ऐसे इस बॉन्ड पे भी गेन निकालोगे, और जिसमें सबसे ज्यादा गेन आएगा वो आपको चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। ठीक है? एक क्वेश्चन है इसका भी। तो ये था हमारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कंप्लीट।